So now the next question is, India will host a UNSC special meeting on counter-terrorism on which date? ठीक है, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं कि एज ऑफ नाउ यूनाइटेड नेशन की जो एंटी टेररिज्म या फिर जो काउंटर टेररिज्म बॉडी है उसको हेड करने वाला कंट्री है इंडिया। ठीक है, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया जो है ये यूएनएससी की एक स्पेशल मीटिंग हेल्ड करेगा ऑन काउंटर टेररिज्म, ये इनमें से किस डेट को होने वाला है। ठीक है, अगेन वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, अक्टूबर 2nd, अक्टूबर 21st, सितंबर 16, अक्टूबर 29। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अक्टूबर 29। अक्टूबर 29 को ये मीटिंग कंडक्ट कराने वाली है। अब अगर मैं आपको यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में कुछ बताऊं, सबसे पहले तो इसके 15 मेंबर्स होते हैं, 10 आर द नॉन परमानेंट मेंबर्स एंड 5 आर द परमानेंट मेंबर्स। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। और जो 5 परमानेंट मेंबर्स है वो है यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। क्लियर? चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच नेशनल पार्क इज वर्किंग ऑन अ मोदी सर्किट टू अट्रैक्ट टूरिज्म? मोदी सर्किट पे इनमें से कौन सा नेशनल पार्क काम कर रहा है? नाउ यहाँ पे देखिए अगेन हमारे पास 4 ऑप्शंस है। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये सिमरिप्पा की जगह यहाँ पे होना चाहिए था सिमलीपाल। ठीक है, सिमलीपाल नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या डेजर्ट नेशनल पार्क? तो इसका आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्लियर हो गया? देखो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, ये है उत्तराखंड स्टेट में। ठीक है, और उत्तराखंड स्टेट में भी ये पड़ता है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। आप सबको पता होगा नैनीताल जो है वो एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, एक हिली स्पॉट है जहां पे लोग अक्सर विजिट किया करते हैं फॉर वेकेशन डेज। तो ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में, और उत्तरा गवर्नमेंट जो डिस्ट्रिक्ट है दैट इज वर्किंग टू लॉन्च द मोदी सर्किट इन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब आप देखो यहाँ पे 4 नेशनल पार्क का मेंशन है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताता हूँ। सबसे पहला काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये है असम। एक और फैक्ट, काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? ये फेमस है राइनोसोरस के लिए। ठीक है, राइनोस के लिए। अगला सिमलीपाल जो है ये पड़ता है उड़ीसा में। उसके बाद डेजर्ट नेशनल पार्क जो है ये पड़ता है राजस्थान में। ये देखो नेम से ही क्लियर है, डेजर्ट नेशनल पार्क। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे क्या फेमस है, तो यहाँ पे एक बहुत ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड हमको स्पीशीज मिलती है, एक एनिमल की, एक मैमल की, जिसे हम जीआईबी के नाम से जानते हैं, जिसका की फुल फॉर्म है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्लियर है? अब बचा जो हमारा आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो आपको बता दूं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये 1936 में एस्टेब्लिश हुआ था, और इसका अर्लियर नेम है हेली नेशनल पार्क। एंड दिस इज नॉट ओनली द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया बट फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ एशिया। ये एशिया का भी पहला नेशनल पार्क है। क्लियर? तो एक छोटे से पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से आपको मैंने बहुत सारे एंसिलरी चीजें बता दी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंडिया एम्स टू अचीव नेट जीरो स्टेटस बाय विच ईयर? यहाँ पे जो मेन वर्ड है दैट इज नेट जीरो। चलो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ नेट जीरो का मतलब क्या होता है। मान के चलो आप कि ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज हम एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर रहे हैं। मान के चलो दैट एडिशन इज ऑफ x%। ठीक है, लेकिन बाय सम मींस मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस x% को अब्सॉर्ब भी कर ले रहा हूं। व्हाट द पॉइंट? अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट एडिशन एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, तो आप बोलोगे x% ऐड हुआ है प्लस x, और x% रिमूव किया गया है, x कैंसल, यानी ये हो गया 0। यही मतलब है नेट जीरो का। नेट जीरो का मतलब ये है द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज रिलीज इन द एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो अब्सॉर्ब्ड बाय सम मींस। क्लियर? कुछ लोग नेट जीरो को क्या समझते हैं ना, कि ये वो टाइम पीरियड है या ये वो पॉइंट है जब हम एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड या फिर फॉर दैट मैटर ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज ही नहीं कर रहे। क्लियर? लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आप फॉसिल फ्यूल भी बर्न करोगे। क्लियर? जो मैमल्स होते हैं स्पेशली ह्यूमन बींग्स वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज भी करेंगे थ्रू रेस्पिरेशन। बात समझ रहे हो आप? इसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, फॉर एग्जांपल वॉल्केनिज्म। इसको तो हम नहीं रोक सकते हैं वॉल्केनिज्म को, ये तो एक नेचुरल प्रोसीजर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ऐड होगा, लेकिन ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन हम कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन को भी प्रमोट करेंगे। कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन, सेक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन। क्लियर? अब आप देखो हम यहाँ पे जनरली कार्बन कार्बन की बात क्यों कर रहे हैं? ग्रीन हाउस गैसेस सिर्फ CO2 तो नहीं होता है, यहाँ पे हमारे पास में वाटर वेपर भी है, वी ऑल्सो हैव
CH4, वी ऑल्सो हैव ओजोन। लेकिन एटमॉस्फेयर में कुछ इस तरीके का सेटअप बना हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करने के लिए वी हैव नेचुरल मीन्स, फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस। क्लियर? जो ह्यूमन बीइंग रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, प्लांट्स उसको फोटोसिंथेसिस से एब्सॉर्ब कर लेती है। और क्या है हमारे पास में? ओशन बॉटम। लेकिन ये सारे नेचुरल एवेन्यूज बाकी ग्रीन हाउस गैसेस के लिए अवेलेबल नहीं है, और शायद यही रीजन है कि वो एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं होते हैं ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस के चलते जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसके कंट्रीब्यूशन। क्लियर? तो यहाँ पे मुझको आपको समझाना था कि नेट जीरो का मतलब क्या होता है। बहुत लोग इसे कंफ्यूज करते हैं। यूपीपीसीएस में आई थिंक 2 years बैक उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय नेट जीरो, और यही उसमें एक ऑप्शन था कि द अमाउंट ऑफ कार्बन एडेड टू द एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ कार्बन अब्सॉर्ब्ड या अमाउंट ऑफ कार्बन सेक्वेस्ट्रेटेड। क्लियर है? तो इंडिया ने क्या प्लेज किया है कि वो नेट जीरो स्टेटस कब तक हासिल कर लेगा? इंडिया ने बोला है कि वो 2070 तक नेट जीरो स्टेटस को हासिल कर लेगा। क्लियर है? वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, यहाँ पे मुझे ज्यादा कुछ चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं है। यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का इंटरनेशनली डिटरमाइंड नेशनल गोल क्या है, इंटरनेशनली डिटरमाइंड गोल है खासकर ग्रीन हाउस गैसेस के अब्जॉर्प्शन में कि इंडिया विल क्रिएट एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 billion tons of CO2 बाय 2030। क्लियर है? ये आउट ऑफ 3 एक इंटरनेशनली डिटरमाइंड गोल है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप कमेंट में जाके बाकी जो रिमेनिंग 2 है आप उसको मेंशन करोगे कि और क्या इंडिया का इंटरनेशनली डिटरमाइंड गोल्स है। ठीक है? क्लियर? चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया एज ऑफ August 4, 2022? ठीक है, तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी इसमें डिस्क्लेमर दिया, मैं यहां भी आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं। सबसे पहले तो ये जान लो कि रामसर साइट्स होते क्या है। ठीक है, व्हाट आर रामसर साइट्स? तो देखो क्या होता है ना कि वी हैव समथिंग कॉल्ड वेटलैंड्स। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि वेटलैंड्स क्या होते हैं। ये समझ लो कि वेटलैंड्स जो है ये कुछ मार्शी एरियाज हैं, एक वाटर बॉडी वाला एरिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम का एलिमेंट है। क्लियर? अब ये जो वेटलैंड्स है बहुत जगह दिस वेटलैंड इज एंडेंजर्ड। क्लियर है? तो हमको इस वेटलैंड को भी कंजर्व करना है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू कंजर्व दिस वेटलैंड। तो इस वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए 1970s में एक ईरान की सिटी है रामसर, वहां पे एक मीटिंग हुई थी। वहां पे उन्होंने बोला कि जो जो वेटलैंड्स मैटर ऑफ इंटरनेशनल कंजर्वेशन है या मैटर ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न है, हम उनको एक लिस्ट में डालेंगे, और उस लिस्ट में डालने के बाद उनका कंजर्वेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? अब आप एक बात बताओ, ये जो लिस्ट है ना, दिस इज नॉट अ स्टैटिक लिस्ट, ये लिस्ट हमेशा अपडेट होते रहती है। क्लियर? तो आपका एग्जाम जो है वो फरवरी में है। अब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एग्जाम के जस्ट पहले जाके एक बार गूगल करो कि हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया। ठीक है? तो यहाँ पे जो डेट हमको दिया हुआ है वो August 4 है, और एज ऑफ नाउ August 4 को वी हैव 64 रामसर साइट्स। इसके पहले वाले मंथ में जुलाई में वी हैड 54। ठीक है? जुलाई के जस्ट पहले वी हैड 49, उसमें 5 का एडिशन हुआ था। क्लियर? और फिर उसके बाद में 54 में 10 का एडिशन और हुआ है। अब बहुत बार क्या होता है कि बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो हम इस 10 का भी ब्रेकअप देख लेते हैं कि ये जो 10 हमने ऐड किया है इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का क्या यूटिलिटी है। तो यहां देखो आप, तमिलनाडु स्टेट से हमने 6 रामसर साइट ऐड किया है, और 4 स्टेट से हमने 1 रामसर साइट ऐड किया। तो वो 4 स्टेट कौन कौन से हैं? गोवा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। यहां से हमने एक एक रामसर साइट ऐड किया है। इन टोटल देयर आर 10 रामसर साइट्स। क्लियर? चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज पिच ब्लैक विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? तो पिच ब्लैक जो है दिस इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज विच इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, नथिंग टू डवेल, इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अब मान के चलो आप कि इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन रहता इंडिया और ऑस्ट्रेलिया भी, तो यहाँ पे ना ऑस्ट्रेलिया सही होता ना इंडिया, आपको इसको दोनों में ऑप्शन नंबर ई को टिक करना। समझ रहे हो किस तरीके से आपको गेम खेलना है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु रिलीजेस द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स? चलो अब मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कराता हूं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक और इंडेक्स की बात की है जिसका नाम है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। ठीक है? अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप मुझे बताओगे कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है ये कौन सी बॉडी रिलीज करती है।
विच बॉडी रिलीजेस डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। क्लियर है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, इसको भी पब्लिश करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है। अब ये मैं ऑप्शन नंबर सी आपको पढ़ देता हूं। ये मेटी होता है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को हम लोग मेटी लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। चलिए अगला आइए। मिशन भूमिपुत्र इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट। भूमिपुत्र जो है ये इनमें से किस स्टेट का एक इनिशिएटिव है? तो दिस इज एन इनिशिएटिव ऑफ असम स्टेट, लॉन्च्ड बाय द सीएम ऑफ द स्टेट मिस्टर हिमंता बिस्वास। अब ये जो स्कीम है, देखो आप इस स्कीम के नाम पे मत आना, भूमि अगर आ गया है तो जरूरी नहीं है कि ये लैंड डिजिटाइजेशन, लैंड कंजर्वेशन उसी से रिलेट करेगा। ठीक है। इसका जो मेन इशू, इसका जो मेन मुद्दा ये है कि ये स्टूडेंट्स को डिजिटाइज कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, डिजिटाइज्ड कास्ट सर्टिफिकेट। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो आप। व्हाट इज द जीएसटी कलेक्शन ऑफ बिहार इन जुलाई 2022? ठीक है। अगेन ये जो है दिस इज एन एवर चेंजिंग डेटा, ये डेटा हमेशा चेंज होते रहता है। तो जब भी आप एग्जाम लिखो उसके जस्ट पहले देख लेना कि जो हमारा क्वार्टरली डेटा है, मान के चलो आप एग्जाम फरवरी में आ रहा है तो आप दिसंबर में देख लो कि दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ है। यहां से हमसे पूछा गया है कि जुलाई 2022 में कितना जीएसटी कलेक्शन हुआ है। सिंपल सा ये एक फैक्ट है। तो उसमें जो जीएसटी कलेक्शन है दैट इज ₹1931 करोड़। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो। Which country is a top beneficiary of trade aid from WTO in 2020? तो WTO भी बहुत सारे ट्रेड एड प्रोवाइड करता है लीस्ट डेवलपिंग या फिर स्मॉल एंड डेवलपिंग नेशंस को। तो इसमें जो हमारा ट्रेड का जो मेजर बेनिफिशियरी था दैट वाज इंडिया ओनली। क्लियर है। तो इंडिया ने अप्रोक्सीमेटली $2.7 बिलियन का एड रिसीव किया है फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज। क्लियर है। अब उसके बाद देखो, अगर हम WTO की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक छोटा सा चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूं। देखो कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसे हम कहते हैं ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। क्लियर। तो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन बाय डेफिनेशन वो इंस्टीट्यूशन है जो कि पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन के लिए बनाए गए थे। पोस्ट वॉर मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जो डेवस्टेशन हुआ था, उस डेवस्टेशन को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने कुछ इंस्टीट्यूशन बनाए थे। दे आर नोन एज ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। और इसमें दो नाम आता है, IMF एंड वर्ल्ड बैंक। क्लियर है। बट WTO इज नॉट अ ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, क्योंकि ये 1948 में एज एन एग्रीमेंट, जिसे हम GATT कहते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के रूप में बना था। और बाद में 1995 में WTO जो है वो फुली फंक्शनल, और अभी जो इसका रिसेंट नेम है हम इसको इस वे में जानते हैं। लेकिन मेन मैटर की बात यह है कि WTO इज नॉट अ ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। IMF एंड वर्ल्ड बैंक आर ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। व्हाई? बिकॉज दे हेल्प in the reconstruction of post-war destruction. Clear? अगला क्वेश्चन देखो। Who has been recommended by the CJI NV Ramanna as the next Chief Justice of India? हम सबको पता है ये मिस्टर DY चंद्रचूड़ है। क्लियर है। नहीं, यहां पे हमसे पूछा गया है CJI NV रमन्ना, यानी हमसे एक स्टेप और पहले पूछा गया है। तो NV रमन्ना जी ने बोला हुआ है कि UU ललित जो है वो इनके बाद के CJI बनेंगे एंड ही विल बी द 49 CJI। देखो ये सब जुलाई के करंट अफेयर्स है। क्लियर। ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि जो जस्टिस ललित है वो 49 CJI बनेंगे, और इनके बाद जस्टिस UU ललित जी के बाद DY चंद्रचूड़ जो है he will become the 50th CJI, भारत के 50वें CJI बनेंगे। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। Kinmen Islands and the Matsu Islands are located in a water body between which two countries or territories? ये दो आइलैंड्स के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, ये इनमें से कौन दो कंट्री के बीच में लाई करते हैं? तो दे लाई बिटवीन चाइना एंड ताइवान। तो ये हमेशा एक बोन ऑफ कंटेंशन बने रहते हैं। अब आप एक चीज जान लो कि अभी जो रिसेंटली US की जो स्पीकर ऑफ द हाउस थी, ठीक है, उनका नेम है, यहाँ पे मैं उनका नेम लिखता हूं, नैन्सी पेलोसी। ठीक है, नैन्सी पेलोसी। जब उन्होंने ताइवान को विजिट किया है तो चाइना ताइवान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो वापस से न्यूज में आ गया है। इस बैकड्रॉप में ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर।